नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू ने अपने टाइम में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिनसे कि हमारा देश कई दशक पीछे चला गया। चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश जो कि इंडिया के साथ में ही वहां पे पार्टी आई, वो देश भी आज इंडिया से इकोनॉमी के हिसाब से काफी आगे है। नेहरू की गलती के कारण ही कश्मीर का इशू आज तक सॉल्व ना हो सका। आज के वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इन सब चीजों को। सो लेट्स स्टार्ट। नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्सटर्नल मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर भी थे। नेहरू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर भी थे अपने टाइम पीरियड में। नेहरू ने उस टाइम पे कंट्री को लीड करा जब इंडिया 200 सालों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। तो अब नेहरू की गलतियों को एकदम शुरू से शुरू करता है जब देश में पीएम डिसाइड हो रहे थे कि भारत का पहला पीएम कौन बनेगा। उस टाइम पे दो मेन लीडर थे, पहले थे सरदार पटेल और दूसरे थे खुद नेहरू। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं कि पीएम कौन बनेगा, तो उस समय पे सरदार पटेल क्लियरली जीत जाता है नेहरू से, वास्ट मेजोरिटी से सरदार पटेल जीत जाता है। बट महात्मा गांधी सरदार पटेल को पीएम ना बना करके नेहरू को बनाते हैं। सरदार पटेल के बदले नेहरू को पहला पीएम बनाया जाता है देश का। सबसे पहले गलती की बात करूं तो आजादी के 2 महीने बाद पाकिस्तान कश्मीर पर अटैक करता है। इसको काउंटर करने के लिए जब इंडियन आर्मी जाती है तो इंडियन आर्मी 2/3 पार्ट ऑफ द कश्मीर को इंडियन सेना में ले लेती है। जैसे ही इंडियन मिलिट्री कश्मीर का जो बचा हुआ पार्ट था 1/3 पार्ट, उसको भी इंडिया के अंडर लेनी जाती है। तो उसी समय पर नेहरू इस मुद्दे को यूएन में ले जाते हैं, माउंटबेटन और ब्रिटिशर के बहकाने में आकर। उस समय पर सरदार पटेल और कांग्रेस के बाकी लीडर इस डिसीजन के खिलाफ थे कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठाना चाहिए, इंडियन मिलिट्री अपना काम आसानी से कर सकती है। अब आप यहाँ पे एक बार खुद ही सोच के देखिए, नेहरू यहाँ पे ब्रिटिशर की बात को मानते हैं जिन्होंने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बना करके लूटा। सरदार पटेल की बात को टोटली नेगलेक्ट कर दिया जाता है जिन्होंने 562 रियासतों को इंडिया का पार्ट बनाया, उनको कश्मीर के मसले से दूर रखा जाता है। इसके आगे जनवरी 1948 को नेहरू इस कश्मीर के इशू को यूएन में ले जाते हैं। इसके अंदर एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि इस इशू को आर्टिकल 51 के तहत ना उठा करके आर्टिकल 35 के तहत उठाया जाता है। तो इन दोनों ही आर्टिकल के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। आर्टिकल 35 ये कहता है कि कश्मीर हिस्टोरिकली एक डिस्प्यूटेड एरिया था जिसके बारे में पता नहीं है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है कि इंडिया का। पहली बात तो ये कि नेहरू को इस मुद्दे को यूएन में ले जाने नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये, अगर ले जाना भी था तो आर्टिकल 51 के साथ जाना चाहिए था जो कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करा, इंडिया की जमीन पर कब्जा करा। बेसिकली बात क्या है ना कि नेहरू कश्मीर के अंदर ज्यादा खून खराबा नहीं चाहते थे और नेहरू को कश्मीर से एक इमोशनल बॉन्ड भी जुड़ा है। बट अब पॉलिटिक्स डिप्लोमेट में इमोशन के हिसाब से फैसले नहीं ले सकते, उसमें लॉजिक के हिसाब से डिसीजन लेकर के कंट्री के नेशन इंटरेस्ट को पहले रखा जाता है। और आज तक प्रेजेंट डेट तक ये इशू सॉल्व नहीं हो सका क्योंकि आज तक जो भी डिसीजन यूएन में गया वो कभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यूएन में बस वेस्टर्न कंट्रीज का ही डोमिनेशन है और कश्मीर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, क्योंकि कश्मीर एक बफर जोन है जहां से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और कुछ अफगानिस्तान का भी पोर्शन लगता है। अब इतनी अच्छी लोकेशन को कोई कैसे हाथ से जाने दे सकता है, इसके लिए ये इशू आज तक सॉल्व नहीं हो सका यूएन से। इन सब गलतियों के ऊपर एक और गलती होती है सबसे बड़ी कि कश्मीर के अंदर नेहरू आर्टिकल 370 लगा देते हैं जिससे कि कश्मीर भारत का होकर भी भारत का नहीं हो पाएगा। ऑन पेपर तो कश्मीर इंडिया का पार्ट था, लेकिन कश्मीर के अंदर कश्मीर का नया फ्लैग बना दिया, कश्मीर के अंदर उनकी एक नई गवर्नमेंट फॉर्म कर दी और इंडिया के अदर स्टेट का पर्सन कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता था। इस फैसले को लेकर के फिर सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर भी इसके खिलाफ थे, बट इसको कश्मीर में फिर इम्प्लीमेंट कर ही दिया जाता है। आज या जो इतने सालों से कश्मीर में टेरर अटैक होते हैं, कश्मीरी पंडितों का जो इतना उत्पीड़न हुआ इतने सालों में, इन सब चीजों के पीछे नेहरू का ही हाथ है। इसके बाद फिर नेहरू को रियलाइज होता है कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पे जो भी अब तक इतने सारे डिसीजन लिए वो सब गलत है। फिर इसके बाद जाकर के नेहरू फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। पर अब आगे जो केसेस होते हैं उनमें तो नेहरू माफी मांगने के बदले उल्टा कंट्री के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं। गाइस, पहली गलती तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेकर के गई। दूसरी गलती नेहरू जो करते हैं उन्होंने यूएन की परमानेंट सीट को 2 बार रिजेक्ट किया। यूएन सीट जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर इंडिया के पास यूएन की सीट होती तो इससे आज के टाइम पे वर्ल्ड में इंडिया की अलग ही लेवल का डोमिनेंस होता। यूएन सीट के रहने से इंडिया के पास वीटो पावर आ सकती थी। वीटो पावर में क्या होता है कि अगर कोई पॉलिसी इंडिया के फेवर में नहीं है तो इंडिया उसको वीटो करके कैंसिल कर सकता है। इंडिया के पास पहला ऑफर आता है यूएस के थ्रू
1950 में जब यूएसए इंडिया को परमानेंट सीट का ऑफर देता है। बेसिकली यूएसए उस समय पर चाइना को ये सीट ना देकर के इंडिया को देना चाहता था, क्योंकि यूएन में ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन। यूएनएससी के अंदर यूएसए दो कम्युनिस्ट देशों को नहीं देखना चाहता था, इसलिए यूएस इंडिया को ऑफर देता था। बट जवाहरलाल नेहरू इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, ये कहकर कि इसका असली हकदार चाइना है, ना कि इंडिया। नेहरू के इस सीट को रिजेक्ट करने के बाद इसके 5 साल बाद फिर सोवियत यूनियन भी इंडिया को इनफॉर्मल तौर पे ऑफर देता है कि इंडिया यूएनएससी में परमानेंट सीट का मेंबर बन जाए। यूएस के और सोवियत के ऑफर में डिफरेंस ये था कि यूएसए चाहता था कि यूएन की परमानेंट सीट चाइना को ना देकर के इंडिया को दी जाए। वही सोवियत यूनियन की डिमांड थी कि इंडिया को चाइना के साथ परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, मतलब कि छठवां मेंबर बना दिया जाए यूएनएससी का। और नेहरू ने इन दोनों ही ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जब इस चीज को लेकर के पार्लियामेंट में नेहरू से सवाल किया जाता है कि क्या इंडिया को ऐसा कोई ऑफर मिला था, तो नेहरू कहता है कि इंडिया को ना कोई फॉर्मल ऑफर आया था, ना कोई इनफॉर्मल ऑफर आया था। जबकि इन सब चीजों को लेकर के क्लियर एविडेंस मौजूद है कि इंडिया के पास ऑफर आया था। जैसे अगस्त में नेहरू चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखते हुए कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया को इनफॉर्मल ऑफर मिला है यूएस और यूएसएसआर के थ्रू यूएनएससी में परमानेंट सीट का। नेहरू के कहने का मतलब कुछ ऐसा था कि यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों राइवल कंट्री, ये दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज झूठ बोल रही है। नेहरू ने ब्लाइंडली चाइना के ऊपर ट्रस्ट करा, जिसका खामियाजा इंडिया को अभी आगे भुगतना पड़ता है। सो अब हम नेहरू की अगली गलती पर आते हैं। चाइना की पीआरसी पार्टी तिब्बत जैसे शांतिपूर्ण देश के ऊपर इन्वेड कर देती है। ऐसे ऐसे क्लेम करे चाइना ने तिब्बत के ऊपर, जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर। चाइना तो चाइना, वहीं इंडिया भी चाइना को तिब्बत के ऊपर ऑक्यूपाई करने में बहुत मदद करता है। तो चाइना ने जो तिब्बत के ऊपर ऑक्यूपेशन करा वो बिना दिल्ली गवर्नमेंट की सपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो पाता। उस टाइम पे नेहरू गवर्नमेंट ने चाइनीज ट्रूप की बहुत मदद करी तिब्बत के अंदर घुसने में। एक बार चाइनीज गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से 10,000 टन राइस की डिमांड करती है, जिसको कि बाद में जाकर के नेहरू गवर्नमेंट फुलफिल भी करते हैं। इसी के साथ फिर तिब्बत चीन के अंडर आ जाता है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान इंडिया का ही होता है, क्योंकि चीन का बॉर्डर सीधा इंडिया से लगेगा और इंडिया इसके साथ में फिर चीन इंडिया के ऊपर अटैक करता है। जैसे कि इंडिया का अक्साई चीन इंडिया से चाइना के पास चला गया। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने हड़प लिया। और जब इस चीज को लेकर के 5 दिसंबर 1961 को नेहरू से पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि क्या ये सच है कि चाइना ने भारत की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया, इसके रिस्पॉन्स में नेहरू बड़ी ही बेशर्मी से जवाब देते हैं कि अक्साई चीन के उस इलाके में जहाँ पे चीन ने कब्जा करा, उस बेजान बंजर जमीन में एक घास का तिनका तक नहीं उगता। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बदले उल्टा नेहरू उस लद्दाख की जमीन पर ब्लेम डालने लगे। ऐसा नहीं है कि चाइना ने जो धोखा दिया है उसके बारे में नेहरू गवर्नमेंट को पता नहीं था। उस टाइम पे चाइना के इंटेंशन क्लियरली विजिबल थे, क्लियरली नोटिसेबल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेहरू को वार्न भी करा था चाइना के लिए, पर नेहरू चाइना के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने लगे। वरना तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटेंशन शुरू से ही क्लियर थे इंडिया को लेकर के। नेहरू ने अगली गलती जो करी वो करी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के। चाइना और इंडिया दोनों एक साथ ही बने कंट्रीज है। जिस समय पे इंडिया आज़ाद हुआ था उसी समय पे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी भी इमर्ज होकर के आई थी, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना की इकोनॉमी आज इंडिया से लगभग 5-6 गुना बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जबकि ये दोनों देश एक ही समय पर आज़ाद हुए थे। इवन ना सिर्फ चाइना बल्कि बहुत से देश तो ऐसे हैं जो कि इंडिया के बाद आज़ाद होने के बाद भी आज इंडिया से बहुत आगे है। एक्चुअली बात क्या है ना कि नेहरू गवर्नमेंट जिसको कि कैपिटलिज्म की तरफ को जाना था, वहीं पे नेहरू गवर्नमेंट सोशलिज्म की तरफ को थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड थे। ये होना अब ऑब्वियस था, क्योंकि 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कैपिटलिज्म से ही जो देश को लूटा था। इनिशियली नेहरू की एंटी कैपिटलिज्म में अप्रोच रही थी। नेहरू को प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं था। 1991 में इसके बाद में जाकर के फाइनली इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ता है, वो भी मजबूरन। 1991 में इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज होती है। ये डिसीजन भी गवर्नमेंट को मजबूरन आके लेना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम के दौरान इराक और कुवैत के बीच में वॉर चल रही थी। तो ग्लोबली ऑयल क्राइसिस आता है, जिसके कारण ही मजबूरन इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ता है। सदाम हुसैन, इराक, कुवैत, इन सब चीजों के ऊपर में मैं आने वाली वीडियो में बात करूंगा। जो ये यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको ना लाने में नेहरू का बहुत बड़ा रोल रहा है। बी आर अम्बेडकर एंड राजेंद्र प्रसाद जैसे कई सारे और लोग थे जो कि यूसीसी में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी इसके अंडर लाना चाहते थे। बट नेहरू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए नेहरू ने मुस्लिम लोगों को इस लॉ के बाहर रखा।
नेहरू का कहना था उस समय पे कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसके लिए रेडी नहीं है। नेहरू के बाद फिर राजीव गांधी की सरकार के पास भी एक चांस था कि वो यूसीसी कानून को लागू कर दे। शाहबानो केस, जिसमें कि राजीव गांधी ने मुस्लिम वोटर को नाराज ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। सबसे पहले नेहरू ने ये गलती करी, फिर बाद में जाकर के राजीव गांधी के पास भी एक मौका था कि वो पूरे देश में इसको लागू कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एंड में जाकर के नेहरू ने जो इतनी सारी गलतियों पे गलतियां करी, ब्लंडर्स करे, उसके लिए खुद को भारत रत्न से सम्मानित करा। ना सिर्फ नेहरू ने बल्कि इंदिरा गांधी ने भी बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को यह अवार्ड दिया। और इस चीज को लेकर के कोई डेटा मौजूद नहीं है कि इन दोनों को किस बेसिस पर ये इतना बड़ा अवार्ड दिया गया। वेल गाइस, नेहरू के बारे में जितना भी लोगों ने देखा या फिर सुना है वो सब पॉजिटिव साइड ही देखी है नेहरू की। तो मेरी कोशिश थी कि नेहरू की जो डार्क साइड है उसको भी दिखाया जाए। आज की वीडियो को अब मैं फिलहाल यही पे एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा है वीडियो को क्रिएट करने में।